हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो लास्ट क्लास जो हमारा रेगुलर क्लास था उस पे हमने देखा था अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसके सारे जो डिटेल्स है, उसके कॉन्फ़िगरेशन और वो उसका जो टेस्ट केस था, वो सारा कुछ हमने देखा था लास्ट वीडियो में। लास्ट दो जो हमारा रेगुलर क्लासेस था उस पे हमने देखा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आज से फिर अपना जो रेगुलर क्लास है उसको रिज्यूम कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइसिंग प्रोसीजर। तो सेम जैसे ही अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वैसे ही प्राइसिंग प्रोसीजर है। तो हम जानेंगे इसके सारे जो डिटेल्स है, इसका जो आईएमजी सेटिंग्स है और इसका जो टेस्ट केस है कि हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो पिक करता है कि नहीं करता है। उसके लिए हम एक टेस्ट केस भी रखेंगे। तो उसका जो सारा डिटेल्स है हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइसिंग प्रोसीजर में जाने से पहले, यानी कि उसका जो आईएमजी सेटिंग्स है और जो एसएपी के स्क्रीन है वहाँ पे जाने से पहले हम कुछ डिटेल्स जो है, जो उसका डेफिनेशन है या फिर थोड़े से जो टर्म है उसको पहले जान लेते हैं। तो टर्म्स में जैसे कि आपको अगर प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, अगर आपको बेसिक जानना है तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा हमने लास्ट क्लास में देखा था ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपका जीएल अकाउंट है वो डिटरमाइन हो जाता था। यहाँ पे हमारा सेम कंडीशन प्राइस के लिए जाता है। तो प्राइसिंग जब भी आप कोई भी सपोज परचेजिंग डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे पीओ हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ आप स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी आप परचेज ऑर्डर दे रहे हैं जहाँ पे प्राइस आता है, वहाँ पे आपका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। आपको वहाँ पे प्राइस और प्राइस के जो कंडीशन रहते हैं उसको मैन्युअली एंटर करना नहीं पड़ेगा, उसको आपको ऑटोमेटिकली वो पिक हो जाएगा। उसको बोलते हैं हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर। तो प्राइसिंग प्रोसीजर जो है ये ऑटोमेटिकली जो हमारा प्राइस है वो डिटरमाइन हो जाएगा हमारा परचेजिंग के डॉक्यूमेंट पे। तो ये परचेजिंग के डॉक्यूमेंट पे कैसे पिक होगा और इसको हमको कैसे इसको सेट करना है, तो ये सारा जो है हम जानेंगे प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। तो प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर जाने से पहले, यानी उसका जो आईएमजी सेटिंग्स है और जो बाकी डिटेल्स है उस पे जाने से पहले हम जान लेते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर के कुछ जो डिटेल्स होते हैं, हम उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमको सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे आता है, जब भी आप प्राइस में जाते हो, प्राइस में एक क्या रहता है, ग्रॉस प्राइस। सबसे पहले जो रहता है वो रहता है ग्रॉस प्राइस। तो ग्रॉस प्राइस होता क्या है, तो नॉर्मली ग्रॉस प्राइस हमारा जो बेसिक प्राइस, जैसे आप एक बेस प्राइस जानते होंगे, बेस प्राइस जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइस। तो ये जो ग्रॉस प्राइस है उस पे आपका कोई भी अलग सा जो आपका कंडीशंस रहेगा, कंडीशंस यानी कि अगर आपका सरचार्जेस हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, आपका डिलीवरी कॉस्ट हो गया, आपका टैक्सेस हो गया, ये सारा कुछ उस पर नहीं रहेगा। बस बेसिक जो प्राइस रहेगा कि आपको एक पीस के ऊपर कितना पैसा देना पड़ रहा है, वही जो होता है उसको ग्रॉस प्राइस बोलते हैं। यानी कि वो बेस प्राइस है विदाउट एनी काइंड ऑफ सरचार्जेस, डिस्काउंट, डिलीवरी कॉस्ट और टैक्सेस, कुछ भी उस पर नहीं होता है। तो वो सिर्फ हमारा बेसिक एक यूनिट का एक प्राइस जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइस। तो ग्रॉस प्राइस के बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है नेट प्राइस। तो नेट प्राइस क्या रहता है, नेट प्राइस पे आपका जो ग्रॉस प्राइस के ऊपर जब हम डालेंगे, क्या डालेंगे, सरचार्ज लेंगे, आपका डिस्काउंट लेंगे और आपका डिलीवरी कॉस्ट लेंगे। तो ये सारा जो है हम जब ऐड कर देंगे उसके बाद जो प्राइस आएगा वो आएगा नेट प्राइस। तो ये हो गया आपका नेट प्राइस। तो यहाँ पे हम सपोज मेंशन कर देते हैं बेस प्राइस विदाउट सरचार्जेस और डिस्काउंट और टैक्सेस etc, या फिर डिलीवरी कॉस्ट भी
तो हम इसको यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेस प्राइस विदाउट एनी काइंड ऑफ अदर प्राइस फैक्टर्स और अदर कंडीशन, कोई भी अलग सा कंडीशन को छोड़ के सिर्फ हमारा जो प्राइस रहेगा उसको हम बोलेंगे बेस प्राइस। तो नेक्स्ट हो गया नेट प्राइस। यहाँ पे हम दे देते हैं बेस प्राइस विथ सरचार्जेस एंड डिस्काउंट टैक्सेस एंड डिलीवरी कॉस्ट। तो ये होता है हमारा नेट प्राइस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेट प्राइस और ग्रॉस प्राइस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा इफेक्टिव प्राइस। तो इफेक्टिव प्राइस क्या है? तो नेट प्राइस में अगर आपका टैक्स डिस्काउंट या फिर कोई भी अलाउंसेस वगैरह है तो वो सारे जो हम ऐड करेंगे उसके बाद जो हमारा प्राइस आएगा, यानी कि जो फाइनल प्राइस आएगा उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव प्राइस। तो यहाँ पे फाइनल प्राइस विथ टैक्स डिस्काउंट तो टैक्स डिस्काउंट वगैरह जो सारे हैं उसको लेने के बाद हमारा जो प्राइस बनेगा उसको हम बोलते हैं जो हमारा फाइनल प्राइस, यानी कि इफेक्टिव प्राइस जो है। तो ये आपका जो लास्ट जो प्राइस रहेगा, जो आपका फाइनल प्राइस आएगा वो है आपका इफेक्टिव प्राइस। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने एक टर्म लिया था वो है कंडीशंस। तो यहाँ पे कंडीशन टाइप होता क्या है? तो कंडीशन टाइप होता क्या है नॉर्मली? तो यहाँ पे सपोज कंडीशन टाइप जो है हमारा एलिमेंट ऑफ प्राइसिंग प्रोसीजर है, जैसे कि आपका ग्रॉस प्राइस हो गया, लाइक ग्रॉस प्राइस, और सपोज सरचार्ज, और सपोज टैक्सेस, टैक्सेस नहीं आएगा, सपोज यहाँ पे हमारा फ्रेट आएगा। तो सारे जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका प्राइस हो गया, सरचार्ज हो गया, फ्रेट हो गया, आपका डिलीवरी कॉस्ट हो गया, ये सारे जो चीज़ होते हैं ये कंडीशन टाइप में आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस आपको ऑलरेडी पता है, जब हमने आउटपुट कंडीशन जब मेंटेन किया था उस टाइम से आपको पता है कि एक्सेस सीक्वेंस होता क्या है। तो नॉर्मली एक्सेस सीक्वेंस क्या है? ये एक सर्च स्ट्रेटजी है जो कि आपका कंडीशन टेबल में जाके आपका जो कंडीशन रिकॉर्ड्स है उसको आपको सर्च करेगा। तो एक्सेस सीक्वेंस क्या है? सर्च स्ट्रेटजी which will search condition records in condition table। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कहाँ से? हमने जब आउटपुट डिटर्मिनेशन बनाया था, आउटपुट प्रोसीजर जब देखा था उस टाइम पे हम एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टाइप और जो हमारा कंडीशन टेबल है वो सारा चीज़ हमने देखा था। ये यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन टाइप है वो अलग है, जो हमारा आउटपुट में था वो अलग था। तो यहाँ पे हमको सेम, जैसे ही हमको एक कंडीशन टेबल बनाना है, उसके अंदर हमको एक्सेस सीक्वेंस देना है, फिर एक्सेस सीक्वेंस के अंदर हमको जो है कंडीशन टाइप देना है। तो ये सारे को हमको असाइन करके फिर हमको प्राइसिंग प्रोसीजर जो है उसको फाइनल बनाना है। तो आई होप आपको ये सारे जो चीज़ है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले जो है हमारा ग्रॉस प्राइस है, ये आपको समझना चाहिए कि कौन सा जो प्राइस है वो क्या है और कौन सा कंडीशन टाइप है। तो ये सारे आपको समझना है। तो सबसे पहले जो है ग्रॉस प्राइस, जो कि बेस प्राइस है विदाउट एनी अदर प्राइस कंडीशंस या फिर प्राइसिंग एलिमेंट्स, कोई भी प्राइसिंग एलिमेंट को छोड़ के सीधा सीधा जो हमारा बेस प्राइस होता है वो है हमारा ग्रॉस प्राइस। तो नेट जो होता है वो है नेट प्राइस। नेट प्राइस क्या होता है? इसके अंदर आपका सरचार्जेस, डिस्काउंट, टैक्सेस, डिलीवरी कॉस्ट जो है इस पे ऐड रहेगा।
तो नेक्स्ट जो है हमारा इफेक्टिव प्राइस है। फाइनली इसके ऊपर नेट प्राइस के ऊपर भी अगर आपका कोई भी डिस्काउंट है या फिर टैक्स डिस्काउंट है या फिर उसके ऊपर आप कुछ भी अलग से कोई प्राइसिंग कंडीशन डालना चाहते हो तो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद जाके जो हमारा फाइनल प्राइस जो आता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव प्राइस। तो नेक्स्ट जो है कंडीशन टाइप ऑलरेडी आपको पता है ये क्या है, जो हमारे प्राइसिंग प्रोसीजर के एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसा जैसा आपका सपोज ग्रॉस प्राइस हो गया, सरचार्ज हो गया या फिर फ्रेट हो गया, ये सारा जो है एलिमेंट्स है हमारे प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर ये आएगा। हम जब एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे उस पर जब हम बनाएंगे एक लॉजिक बनाएंगे तो उस पे ये सारा जो चीज़ है ये रहेगा कंडीशन टाइप। तो नेक्स्ट जो है एक्सेस सीक्वेंस है। एक्सेस सीक्वेंस क्या करेगा, ये आपका सर्च करेगा, ये जो कंडीशन टाइप रहेगा जो हम कंडीशन रिकॉर्ड बनाएंगे उसके अंदर से ये आपका जो है सर्च करेगा कि हमारे कंडीशन रिकॉर्ड में हमारे टेबल में कौन से कंडीशन रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से ये वहां से क्या करेगा, कंडीशन टाइप पिक करेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो दो तरह का होता है। तो हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो दो तरह का होता है। एक होता है टाइम डिपेंडेंट और दूसरा जो होता है वो होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो टाइम डिपेंडेंट जैसा कि आपको पता है किसी के ऊपर टाइम लिमिट रहता है। जैसे कि हमने बनाया था इन्फो रिकॉर्ड, हमने बनाया था कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फो रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट जब भी हमने बनाया था उस टाइम में आपको याद होगा हमने क्या किया था, वहां पे एक टाइम लिमिट सेट करके रखा था कि इतने डेट से इतने डेट तक हम एक इन्फो रिकॉर्ड बना रहे हैं। इन्फो रिकॉर्ड का वैलिडिटी था, कॉन्ट्रैक्ट का भी वैलिडिटी था। तो सिमिलरली हम जब पीओ बनाते हैं, पीओ के लिए कोई भी टाइम लिमिट हम सेट नहीं करते हैं। पीओ का जो कंडीशन टाइप है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक पीओ जब हम बनाते हैं उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता, उसके लिए उसका जो डॉक्यूमेंट है उस पर हम कोई टाइम लिमिट नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का होता है। तो पहला जो है टाइम डिपेंडेंट हो गया, टाइम डिपेंडेंट में आपका आता है इन्फो रिकॉर्ड और आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट में आता है आपका परचेज ऑर्डर। तो ये आपका आता है टाइम इंडिपेंडेंट जो है वो परचेज ऑर्डर है, टाइम डिपेंडेंट जो है वो इन्फो रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आपका टाइप है वो है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट और कोटेशन। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एंड कोटेशन ये दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि आपका टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या फिर टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो हम इसके लिए एक टाइम लिमिट भी मेंशन कर सकते हैं या फिर हम टाइम लिमिट के बाहर भी हम इसको बना सकते हैं, विदाउट टाइम लिमिट भी हम इसको बना सकते हैं, जैसे कोटेशन है। तो इसका जो डिटेल्स है हम जानेंगे जब हम अपने जाएंगे, अपने स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, उस टाइम पे हम जानेंगे कि आपको कैसे टाइम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और पीओ के ऊपर आपको टाइम इंडिपेंडेंट का कोई इंडिकेटर जो है वो सिलेक्ट करने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि आपको शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है या फिर आपका जो कोटेशन है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं एसएपी के स्क्रीन में, यहाँ पे हम जाते हैं एसपीआरओ। तो यहाँ पे हम जाते हैं एसपीआरओ में, एसपीआरओ से हम जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ से जाते हैं हम परचेजिंग, परचेजिंग के बाद हम यहाँ पे जाते हैं शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट पे यहाँ पे आपको डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप है, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, जैसे हमने बनाया था एलपी और एलपीए के लिए दोनों टाइप का एग्रीमेंट बनाया था। तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे जैसे कि टाइम डिपेंडेंट कंडीशन होता है वो आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि ये टाइम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप यहाँ पे इसको अनसिलेक्ट कर लोगे, सपोज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये चेकबॉक्स को आप उठा देते हो, तो आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो टाइम इंडिपेंडेंट बन जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी टाइम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपको टाइम
एंटर करने की ज़रूरत है। मतलब आपको जो आपका जो ये प्रोसेस हो जाएगा, आपका जो ये डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा, ये टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो ये टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सेम, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सेम आप यहाँ पे RFQ कोटेशन के लिए भी देख सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे हम जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे कि आप यहाँ पे RFQ देख सकते हैं, तो RFQ के ऊपर भी यहाँ पे सेम आपका टाइम डिपेंडेंट कंडीशन टाइप जो है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है। तो अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो, जैसे कि हमारा ये अनसिलेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारा जो कोटेशन है उसके लिए हमको कोई भी डेडलाइन, सॉरी, उसके लिए कोई भी हमको टाइम लिमिट नहीं डालना पड़ता है। जैसे कि आपको कितना तारीख से कितना तारीख तक ये कोटेशन वैलिड रहेगा, वैसा हमको कुछ यहाँ पे डालना नहीं रहता है। लेकिन इसके लिए आप जैसे दूसरे हमारे डॉक्यूमेंट टाइप चेक कर सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ पे सपोज हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जैसे डॉक्यूमेंट टाइप हमारा MK हो गया, WK हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट पर कोई भी जो इंडिकेटर है आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये टाइम डिपेंडेंट है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सेम विथ PO है। तो यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर पे जाते हैं। तो परचेज ऑर्डर पे सपोज हम डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप पे जाते हैं। तो डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप पे हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप है, सपोज किसी भी डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है, यहाँ पे कोई भी आपको चेकबॉक्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो RFQ और आपका जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, RFQ कोटेशन और जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, उसके लिए आप उसको टाइम इंडिपेंडेंट या फिर टाइम डिपेंडेंट बना सकते हैं। तो ये बेसिकली था IMG सेटिंग्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे आप टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट अपने डॉक्यूमेंट टाइप को बना सकते हैं, तो ये प्रोसेस है। आप यहाँ से जाके जो डॉक्यूमेंट टाइप पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो टाइम डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, ग्रॉस प्राइस या फिर बेस प्राइस जो भी है। तो सपोज हम यहाँ पे 100 रुपीज़ ले लेते हैं, हमारा जो ग्रॉस प्राइस है। तो हम यहाँ पे सपोज ग्रॉस प्राइस यानी कि बेस प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ ले लेते हैं। हमारा पर यूनिट के हिसाब से 100 रुपये का जो कॉस्ट है वो आएगा। तो नेक्स्ट जो है इसके ऊपर हम सरचार्ज डाल देते हैं। तो सरचार्ज जो है हम सपोज यहाँ पे देते हैं कि हमको 100 रुपये के ऊपर यानी कि एक पीस के ऊपर हमको 2 रुपये का सरचार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट में सपोज हमारा यहाँ पे डिस्काउंट हमने 3 रुपये दे दिया कि हमको जो प्राइस है, प्राइस के ऊपर हमको 3 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक सब टोटल कैलकुलेट करें, सब टोटल अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारा जो प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा, 99 रुपीज़। यहाँ पे इफेक्टिव प्राइस जो रहेगा, क्योंकि 100 के ऊपर 2 रुपये का सरचार्ज है 102, और यहाँ पे उसके ऊपर 102 के ऊपर 3 रुपये का जो डिस्काउंट है उसको लेके यहाँ पे 99 जो है वो हमारा सब टोटल बन गया। तो यहाँ पे सपोज हम सब टोटल के ऊपर अगर हम डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं कि इसके ऊपर हमको देना है क्या, इसके हम ऊपर हमको टैक्सेस देना है। टैक्सेस हमको क्या करना है, 2% का टैक्स देना है। फिर इसके ऊपर हमको डिलीवरी डिलीवरी चार्ज देना है। डिलीवरी चार्ज कितना देना है, सपोज 2 रुपये या फिर 3 रुपये हमको पर पीस डिलीवरी चार्ज देना है। तो यहाँ पे जो नेट प्राइस रहेगा, तो यहाँ पे हमारा नेट प्राइस आएगा अभी जो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 99 के ऊपर 2% जो है हमारा यहाँ पे आएगा टैक्सेस। तो 2% का जो टैक्सेस होता है वो कितना आता है, तो यहाँ पे हमारा सब टोटल के ऊपर सपोज टैक्स जो है 2% का है, तो वो ऑलमोस्ट 2 रुपये का हमारा जो टैक्सेस है वो बन के आता है। नेक्स्ट जो है वो डिलीवरी चार्ज है 3 रुपये का, तो हमारा
इन टोटल हमारा 104 का जो है आपका नेट प्राइस जो है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 103.98 जो है आपका प्राइस है, 103.98। तो यहाँ पे राउंड करके, राउंड फिगर में अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे 104 भी ले सकते हैं। वो आपका राउंडिंग पॉलिसी, उसके ऊपर अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये प्राइस जो है ये ऐसे ही काम करता है कि कैसे आपका प्राइस जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे नेट प्राइस कैलकुलेट होने के लिए ये जो प्राइस है ये हमारा फाइनल प्राइस है, ये हमारा ग्रॉस प्राइस है। ग्रॉस प्राइस के ऊपर कोई हमारा कंडीशंस लगा हुआ है, जैसे सरचार्ज हो गया, डिस्काउंट हो गया, फिर उसके बाद आपका जो प्राइस बनता है वो सब टोटल का एक प्राइस बन के आता है। फिर उसके ऊपर से अगर आपको बनाना है, अगर उसके ऊपर आपको कोई भी कंडीशन टाइप डालना है तो आप यहाँ पे कंडीशन टाइप डाल सकते हैं। तो फाइनली जो भी प्राइस आता है वो आपका नेट प्राइस आपका आता है। तो ये प्राइस जो है वो पर पीस के ऊपर आपको आएगा, जो कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड डिस्काउंट एंड सरचार्जेस, जो भी रहेगा कंडीशन टाइप सारे कुछ इंक्लूड करने के बाद जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका नेट प्राइस। तो ये बेसिकली हमारा जो कंडीशन टाइप है और जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है वो कैसे काम करता है, वो हमने थ्योरी पार्ट जो है वो हमने जान लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम जानेंगे इसको हम कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं, इसका आईएमजी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, और इसका जो डिटेल्स है हम जानेंगे इन डेप्थ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।